नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारे सामने जो खड़े हुए हैं ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह। ये अपने आप को प्रधानमंत्री कम और राजा ज़्यादा समझने लग गए हैं। ये कुछ ऐसे नियम कानून ला रहे हैं जिस कारण से जो जंजीस ने इनको सरकार में प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, आज वे उन्हीं जंजीस को नाराज़ कर रहे हैं और उनको वापस से सड़क पे वापस से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप क्योंकि ज़रा-सा देखें, आप पहले थोड़ा इतिहास में जाएँ नेपाल के, जो इतना खूबसूरत सा देश था जिसको इतने बुरी नज़र लग गई कि युवा करप्शन के खिलाफ अपने ही देश के संसद भवन को आग लगाने लग गए और वहाँ का सिंह दरबार था उसको आग लगाया। कुछ इस तरीके से रोडों पे आए, टायर जला रहे हैं, गोलियाँ बंदूक तक चली। कितने लोग की उसमें हत्या हो गई, कई लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने मासूम से बच्चों को खो दिया। इसके साथ-साथ इस तरीके से युवाओं ने करप्शन और नेताओं के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाई कि बालेन शाह नाम का एक चेहरा सामने आया, जो प्रधानमंत्री का दावेदार बना। अब जब प्रधानमंत्री का दावेदार बना और वही व्यक्ति वापस से इन्हीं लोग के खिलाफ कार्य करने लग जाए, तो समझ लीजिए कितनी चोट पहुँचती कि हमने जिसके लिए कार्य किया, जिसके लिए हमने जान दिया, कई परिवार बेघर हो गए, बर्बाद हो गए। आज वही व्यक्ति सबको भूलकर अपने आप को राजा समझ रहा है और जिस तरीके से नियम कानूनों को बना रहा है, नए-नए अध्यादेश पारित कर रहा है, वो सब बहुत ही ज़्यादा असहज कर रहे हैं नेपाल की जनता को, नेपाल के लोगों को। कितने लोगों को उन्होंने बेघर कर दिया। आप इस वीडियो को देखिए सबसे पहले। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये ताज़ा प्रोटेस्ट है। इस समय जेनज़ीस नेपाल की सड़कों पे इस तरीके से रोड पे उतर आए हैं। वापस से नेपाल में भीड़-भड़क्का लग गया है रोड पे। अभी तो सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन दूर नहीं है। अगर इन्होंने सुना नहीं तो बहुत कुछ बड़ा और भयावह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप सबसे बड़ी बात जानिए कि नेपाल में एक सुकुम्बासी है। ये सुकुम्बासी बस्तियां हैं जिनको हटाने का कार्य कर रहे हैं और इसके साथ-साथ एक युवा है जिसने अपने आप को आत्मदाह कर लिया है। और ये व्यक्ति जो आत्मदाह किया है उस युवा ने, वो इनके गले की हड्डी बन गया है और इसी कारण से जंजीर भड़क गए हैं और पूरी तरीके से रोडों पे आ गए हैं। उस व्यक्ति का आत्मदाह कर लेना एक तात्कालिक कारण है, लेकिन आप देखें अगर इतनी भारी मात्रा में जंजीर वापस से रोडों पे आ रहे हैं, मतलब कि युवाओं को बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब बहुत कुछ उन्होंने दुख दर्द झेल रहे हैं, तभी एक तात्कालिक कारण बनता है और वो एक कारण को पकड़ते हैं और रोड पे आ जाते हैं सरकार का विरोध करने के लिए। और निशाने पे ज़ाहिर-सी बात है प्रधानमंत्री ही रहेंगे। क्यों रहेंगे निशाने प्रधानमंत्री? क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को चुना, उन्होंने कैबिनेट का विस्तार किया। अब कैबिनेट का विस्तार करने के बाद जो भी फैसले ले रहे हैं उसका पूरी ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही होती है। तो हम जानते हैं कि बालेन शाह ही इसके जवाबदेह हैं, बाकी कोई भी इसका जवाबदेही नहीं रखता है। अब इसके साथ-साथ इनकी मुख्य मांग क्या है कि जो भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है उसका रखिए, पुनर्वास करिए। हम गरीब और भूमिहीन लोगों को ऐसे बेघर करना बिल्कुल तुरंत बंद कर दिए। मतलब क्या है कि ऐसा क्या कर रहे हैं, ये बस्तियों को हटा दे रहे हैं। और बस्तियों को हटाने के बाद जो परिवार है, वो जो खाली बस्ती है, जाएँ कहाँ? आश्रय का कोई ठिकाना नहीं है, इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके की तख्तियाँ लेके लोग खड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी बात को रख रहे हैं कि आप हमारे कैंपस को जो खाली कराया जा रहा है, वो अवैध है। आप एक क्राइम कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमें दूसरी जगह आप आश्रय नहीं दे रहे हैं, आप हमें सीधे उठा रहे हैं, उठा के फेंक दे रहे हैं, हमें कूड़ा समझ के रखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उस व्यक्ति की जो एक युवा था, जिसका एक सपना था, जिसके माँ-बाप थे, उन्होंने देखा था कि हमारा बच्चा भी कुछ एक बड़ा कार्य कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। वो 25 साल का गणेश नेपाली, दिखने में अगर आप देखेंगे कैसा है तो कुछ इस प्रकार का है बंदा। ये बंदे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको भी तकलीफ हो जाएगी कि इस तरीके की नेपाल में पुलिस के द्वारा बर्बरता की जा रही है। कैसे की जा रही है? सबसे पहले एक छोटा-सा ओवरव्यू लीजिए, तो आप ये देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट ऑफिस, इसके बाहर वो जाता है और अपने आप को आत्मदाह कर लेता है। आत्मदाह करता है जिससे उसका क्या होता है 60% तक वो झुलस जाता है, 60% झुलसते ही उसको वीर अस्पताल में जाके एडमिट किया जाता है। वीर अस्पताल में एडमिट होता है, लेकिन सुचारू रूप से इलाज भी चला, सब कुछ हुआ, लेकिन वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से हार जाता है और वो दम तोड़ देता है। जिसके बाद क्या होता है, घटना है जो उसके घटना का पीछे कारण क्या है कि एयरपोर्ट के बाहर गए थे, अपनी बाइक लगाते हैं। बाइक लग जाती है नो पार्किंग में। नो पार्किंग में लगने के बाद महानगर पुलिस आती है और आने के बाद वो क्या करते हैं, व्हील क्लैंप लगा देते हैं। आप लोग देखे होंगे एयरपोर्ट है, कहीं पे येलो कलर का होता है, ऐसे उठा के क्रॉस लगा देते हैं, टायर को फँसा देते हैं, ताकि आप कभी गाड़ी चला ही ना पाओ। और जब ये सब देखता है, वो पुलिस के पास जाता है, बात करता है, सब कुछ होता है, पुलिस उसकी झड़प हो जाती है, उसमें उसका फ़ोन भी टूट जाता है। इस बात से वो इतना आहत हो जाता है कि अपने आप को वो आग लगा लेता है। आग क्या लगाता है कि आपने ये देखी कि बाइक
ये बाइक ही उसके मूल कारण बन गया उसको अपने जीवन से हाथ धोने के लिए। और इस बाइक को अपना प्यार इतना करता था, इसलिए प्यार करता था क्योंकि आप इनकी बाइक देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फ़ोन होल्डिंग लगी हुई है, मतलब मैप के थ्रू ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करता होगा, इतना सारी चीज़ों की व्यवस्था रखता था ये। अब इन सब चीज़ों के बाद से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने नेपाल के करप्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई, किस तरीके से नेपाल के अंदर करप्शन इतनी अंदर तक घुसा है कि नेपाल सिर्फ़ एक नक्शे में मैप है, लेकिन उसमें पूरी तरीके से वहाँ के सरकारी भ्रष्ट नेता नेपाल को पूरी तरीके खा गए थे, दीमक लग गया था नेपाल के अंदर। इस बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इसको जाके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं वापस से सिस्टम का दबाव और युवाओं का दर्द, जिसमें गणेश की जान ले ली। वही सिस्टम जिसने गणेश की जान ले ली। बात क्या था कि जो गणेश है उसकी रोजी-रोटी पर संकट आ गया था। क्या? बाइक ही उसकी एक रोजी-रोटी थी। मैंने क्या बताया, वो बाइक राइडिंग करता था। राइडिंग मतलब करता था जैसे अपने यहाँ पे आप देखें अलग-अलग ऐप्स हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी बड़े शहर या नए शहर में जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, बाइक को बुक करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो बाइक वाला हमसे कुछ पैसे चार्ज कर लेता है और हमको छोड़ देता है। वही कार्य करता था, इससे पैसे कमाता था। अब यहाँ पे दोहरा नियम कैसा है कि महानगर पुलिस जो है वो ₹1000 चालान करती है, नो पार्किंग का, और वहीं पे जो उनकी ट्रैफिक पुलिस है वो ₹500 चालान करती है। अब किसी युवा को पकड़ा जाएगा तो वो क्या जाने कि तुम महानगर पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस से कौन हो? उसको चालान अगर उसने गलत किया है तो भाई ₹500 मिनिमम चालान, तो सबका एक्सपेक्टेशन है कि कितना कम से कम पैसे देने पड़ें या माफ़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आप ₹1000 का चालान जब उसके ऊपर आपने ठोक दिया है और ₹500 चालान और ₹1000 डबल-डबल, एक ही गलती के 2 नियम चल रहे हैं। अब उसके बाद क्या है कि युवा में जो लगातार तनाव बढ़ रहा था, वो लगातार बढ़ रहा है कि जुर्माना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेपाल में आप देखेंगे ज़्यादातर नेपाली बाहर अरब कंट्रीज़ में कमाते हैं, भारत के अंदर आते हैं, अन्य देशों में जा के कमाते हैं। कमा के कुछ हिस्सा कमाई का अपने देश भेजते हैं और कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं अपने आप को खर्चा चलाने के लिए। तो जो युवा नेपाल के अंदर ही रह रहा है, उसके पास कम पैसे हैं, आप उसे ₹1000 चालान ले लोगे, ₹500 चालान काट दोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पूरी तरीके से अपने आप को घुटा हुआ महसूस करेगा कि अपने देश में चलना-फिरना ही मुश्किल है। किस तरीके से नियम कानून जब बनाए गए हैं, दोहरे नियम कानून हैं और पुलिस इस तरीके की बर्बरता कर रही है, अपने आप को मतलब समझ लीजिए नेपाल के युवाओं को ही नोच रही है। ₹1000 का चालान मान लिया उन्होंने काट दिया, आपने ₹800 दे दिए, छोड़ देंगे वो, ₹500 दे छोड़ देंगे, चले जाइए, ₹500 दे जाइए, मतलब ये करप्शन है। कैसे टाइप का करप्शन नेपाल में फैला हुआ है कि आज भी वहाँ के जंजीर इस चीज़ से निकल नहीं पाए। उसके बाद सुकुम्बासी बस्ती, जो आज का ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नेपाल का बहुत पुराना मुद्दा है। कितनी राजनीतिक पार्टियाँ आईं, चली गईं, अब नई राजनीतिक पार्टी आ गई है, उसका भी यही एक मुद्दा बना हुआ है। इन्होंने तो हद पार कर दी है, जो पिछली पार्टियों ने नहीं की थी। क्या किया है? इन्होंने सीधा-सीधा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और सारी बस्तियों को उठा-उठा के तोड़-ताड़ के खत्म करने का प्रयास किया। कहाँ पर? काठमांडू घाटी और उसके अन्य क्षेत्र में जहाँ पे भूमिहीन परिवार रह रहे थे, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। वहाँ कुछ मज़दूरी कर रहे हैं, लेबरी कर रहे हैं, कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई मिस्त्रीगिरी कर रहा है, कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिससे अपने डेली का डेली वो कमा रहा है और डेली खा रहा है। और जब ऐसे व्यक्ति का घर ही छिन जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात उसके अंदर असंतोष की भावना आएगी। असंतोष की भावना क्यों आएगी कि अगर आपने हमको हटाया, जैसे क्या है 2600 से अधिक परिवार हैं और 15,000 लोग हैं। इनको आप हटा रहे हो लेकिन कहीं दूसरी जगह शिफ्ट तो करो। उनका सामान, कोई आदमी होता है उसके पास मान लीजिए एक तख़्त ही हो जाएगा या खाट हो जाएगी, गद्दे हो जाएँगे, कुछ बर्तन हो जाएँगे, कुछ सामान हो जाएगा, कपड़े का बक्सा हो जाएगा। इतना ही सामान अगर छोटा-छोटा मान लीजिए तो इतना सामान 15,000 लोगों का कहाँ जाएगा? वो कहाँ ले जाके रखेंगे? सर पे लेके जाएँगे कि ढकेल के ले जाएँगे, कैसे ले जाएँगे? ले जाने का ठिकाना तो हम यहाँ से उठाएँ तो कहाँ लेके जाएँ? एक सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी बात क्या है, बालेन शाह का पुराना एजेंडा क्या है कि बालेन शाह जिस समय मेयर थे, ये पहले रैपर थे, रैपर से फेमस हुए, मेयर बन गए। और जब मेयर थे तो एक वहाँ पे थालापाथली जगह है, वहाँ पे इन्होंने इसी प्रकार का अभियान चलाने का प्रयास किया था कि सबको मैदान बना दो, सारी बस्तियों को हटा दो। तब वहाँ पे बहुत बड़ी हिंसक झड़प हुई थी। तब सेंटर में गवर्नमेंट दूसरी थी। उसने क्या किया, बालन शाह का सपोर्ट नहीं किया, जिससे इनको मनमसोस के रहना पड़ गया। लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं, अपनी वो दबी हुई इच्छा की पूर्ति इस तरीके से कर रहे हैं कि इसको देशव्यापी अभियान बना दिया। और जब देशव्यापी अभियान बन गया तो लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। अभी सुकुम्बासी जो नाम आप लगातार सुन रहे हैं कि इतनी पुरानी समस्या है, तो सुकुम्बासी है क्या? सुकुम्बासी कोई अलग चीज़ नहीं है, सुकुम्बासी एक नाम है। किसे बोला जाता है? उन भूमिहीन लोगों को बोला जाता है जिनके पास ना अपनी कोई ज़मीन होती है, ना कोई ऐसे लीगल पेपर होते हैं कि हाँ, हमारे पास 1 कट्टा ज़मीन है जहाँ पे हम घर बना के रह सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उनके पास कोई मालिकाना हक है।
ये आमतौर पे क्या होता है, शहरों में नदियों के किनारे, जैसे काठमांडू में बागमती नदी और धोबी खोला जो नदियां हैं, इसी के किनारे रहते हैं और ये ग्रामीण इलाके से आते हैं और सरकारी जमीनों पे आके बस जाते हैं। सीधा सा इनका काम है। क्यों आते हैं? कोई भी आदमी ग्रामीण इलाके से क्यों आएगा? इस चीज़ को समझें तो आप यहाँ देखें कि सिर्फ चले जाइए, ये इतनी बड़ी जो पलायन हुआ है, विस्थापन हुआ है कि ग्रामीण से शहर की ओर बढ़ता है आदमी, तो क्यों बढ़ता है? तो पैसे कमाने के लिए बढ़ता है। अब ये 1980 के दशक में अगर चले जाएँ तो नेपाल के युवा अपने गाँव को, अपने घर को, अपने उस अच्छे से माहौल को छोड़ करके शहर में आते हैं। नदी के किनारे, नाले के किनारे, गंदी जगहों पे झुग्गी-झोपड़ियाँ बसा के अपने आप को सर्वाइव करते। कोई भी गंदी जगह रहना नहीं चाहता। लेकिन मजबूरियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो रहने पे मजबूर करती हैं। तब क्या करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि रोज़गार की तलाश में शहर आते हैं, अपने आप को बसाते हैं और बसाने के बाद काठमांडू वहाँ की बड़ी जगह, भाई वहाँ आके बस गए, नदी के किनारे बस गए। बसने के बाद क्या होता है कि उनपे ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, उसमें दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, समाज के ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल हाशिए पे होते हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, वो लोग हैं जो हमारे सुकुम्बासी हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन्होंने कहा मैं आपको घर दूँगा, मैं आपको रहने का ठिकाना दूँगा, हम आपको एक स्थायी आशियाना देंगे, सब तरीके के वादे किए। लेकिन जो नेपाल की लगातार पिछली सरकारें रहीं, अपनी कुर्सी ही नहीं बचा पाती थीं। अपना एक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए कोई भी प्रधानमंत्री। आया गया यही लगा रहता था। ऐसा बंदरबांट आपस में किया कि पूरी नेपाल की जनता सिर्फ़ देखती रह गई और उन लोगों ने अकेले ही पूरे नेपाल को लूट-खसोट के खत्म कर दिया। अब जब जनजी प्रोटेस्ट हो जाता है और नए प्रधानमंत्री आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नए प्रधानमंत्री का कार्य क्या है कि बड़ी-बड़ी बुलडोज़र मंगाते हैं, जेसीबी मंगा रहे हैं और ये देखिए मैदान बना दे रहे हैं, सब पूरी थी। क्या लिखा है? नेपाल की नई सरकार द्वारा अध्यादेशों के इस्तेमाल और बेदखली अभियान को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। क्या है अध्यादेश? नेपाल की सरकार बनी है, वहाँ की पार्लियामेंट है, कोई नियम आपको करना है, उसको कानून बनाना था, कानून को पास करिए, बहस करिए, सही है, गलत है, बहुमत हो आएगा तो भाई नियम बनेगा, नहीं बहुमत आएगा तो नहीं बनेगा। तो अध्यादेश का काम क्या होता है? डायरेक्ट सरकार अध्यादेश जारी करती है और 6 महीने तक वो एक कानून का कार्य करता है। 6 महीने के अंदर ही उस पे वोटिंग होके बहुमत के द्वारा उसको कानून तब्दील किया जाता है। ये सारा नियम कानून या अध्यादेश के आधार पे कर रहे हैं। इतनी बड़ी बहुमत में सरकार आई है बालन शाह की, लेकिन उसके बाद भी ये अध्यादेश का उपयोग कर रहे हैं और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और इस तरीके से देखिए ये बस्तियाँ बसी हुई हैं। इधर आ जाओ भाई। इस तरीके से ये बस्तियाँ बसी हुई हैं नदी के किनारे, गंदगी भी है, सब तरीके की चीज़ें हैं। आप ये देखिए बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, ये रोड हो गई, एक पार्टीशन, ये नदी हो गई। अब नदी के किनारे जो बीच की जगह बची है, यहाँ पे सारी ये देखिए बस्तियाँ बस रही हैं, सारी बस्तियाँ बसी हुई हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए इनको मैदान बनाया जा चुका है, इनका मैदान होना बाकी है अभी और इस तरीके से लोगों के सामान को उठा के सड़कों पे किनारे वहीं फेंक दिया गया है। कहाँ ले जाना है, उन लोगों को भी नहीं पता। कहाँ ले जाना है, सरकार को भी नहीं पता है कि इनको तोड़ तो दिए, फेंक तो दिए, लेकिन जाएँ कहाँ? क्योंकि सरकार ने तो आँख बंद कर ली है। हमें घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारा क्या होगा। हमें तो काठमांडू को एम्स्टर्डम बनाना है बस। कहाँ जाओगे, क्या करोगे, भूखे मरोगे, खाने को मिलेगा, हमसे कोई लेना-देना नहीं है। इस तरीके की मानसिकता के साथ ये कार्य कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है कि होर्डिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें, तो होर्डिंग सेंटर्स में इन्होंने क्या किया कि 325 परिवारों को बसाने का काम किया है। और जब 325 परिवारों को बसाने का कार्य किया है, तो एक नई तस्वीर देख लीजिए। जिन ये कीर्तिपुर होर्डिंग सेंटर है, वहाँ पर 325 परिवार बसे हुए हैं। ऐसी जगह ले जाके बसा दिया जहाँ पे बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई, तो बाढ़ का पानी जब इनके होर्डिंग सेंटर्स के अंदर घुसा, तो 150 लोग ऐसे थे जो बाल-बाल बच गए, नहीं बह जाते, डूब के खत्म हो जाते। मतलब उनकी भी ज़िंदगी खत्म थी, ऐसी जगह ले जाके बसा दिए। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जब जंजीस को पता चलता है कि भैया इतना बड़ा बाढ़ आ गई है, लोग डूब रहे हैं, तो जंजी कार्यकर्ता होते हैं, उनका अपना संगठन है, वहाँ सब लोग एक संगठन भाई पहुँचा वहाँ पे, देखें भाई कि वहाँ की स्थिति क्या है, कैसे सरकार कार्य कर रही है। हम अपने हाथ से ही कुछ वॉलंटियर कर दें, भाई लोगों की जान बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पुलिस क्या करती है, उन जंजीस के खिलाफ बहुत भीषण तरीके से बर्बरता करती है, इनको मारती-पीटती है, जिसमें एक कार्यकर्ता का, जो जंजी कार्यकर्ता है, उसका मुँह पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आ जाती हैं। जिससे लोगों का गुस्सा, यही सब कारण बनते जा रहे हैं लगातार जो नेपाल की सरकार के खिलाफ बन रहे हैं, जो जंजीस आज रोडों पे उतर आए हैं। बालेन शाह, अभी आप भूल गए हो, प्रधानमंत्री तो हो, लेकिन आपकी कुर्सी भी जा सकती है, जिस तरह से केपी शर्मा ओली की कुर्सी गई थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे आंदोलन का विस्तार और मानवाधिकार का हनन कैसे हो रहा है, तो आप देखेंगे ज्वाइंट नेशनल सुकुम्बा फ्रंट, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिंह दरबार सचिवालय को घेरा और कोशी प्रांत में एक मोरंग जिला है, वहाँ पे पुलिस ऑफिस है, पुलिस कार्यालय है, उसको घेर लिया है।
अब जो घेरा है तो कहाँ घेरा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से सिंह दरबार है। लोग तख्तियां लेके शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए हैं कि भैया हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि आप उठा उठा के हमको फेंक दे रहे हो, पुलिस के द्वारा हमें मारा जा रहा है, हमारे सामान को रोडों पे फेंका जा रहा है, हमको किनारे खड़ा करा जा रहा है, एक लाइन से बुलडोजर चला दिया जा रहा है। मतलब उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी, आपको इन्होंने वोट दिया, इनके मन में भी खुशी आ रही थी कि 100 दिन की सरकार है अभी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सरकार अभी उठ के खड़ी भी नहीं हो पाई है, बालेन शाह अभी सरकार के कामकाज को पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाए होंगे, लेकिन उन्होंने इस तरीके के बर्बर कानून लाकर याद दिला दी कि अंग्रेज लोग किस तरीके का कार्य करते थे। कई लोग नारेबाजी कैसे कर रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, मानवाधिकार का सम्मान करो, सुकुम्बावासी को आश्रय दो। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि सुकुम्बावासी को आश्रय दो, हटाने से पहले आश्रय दो। उससे बड़ी बात क्या है कि मानवाधिकार का जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, इनका सीधा सीधा कहना है कि पहले बेघर करो, वेरिफिकेशन बाद में करो। इस तरीके का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे बड़े आप बात देखेंगे तो ये जो बालेन शाह हैं, इन्होंने नारा दिया था क्या कि मेरी जब सरकार आएगी तो हम 100 पॉइंट का एक एजेंडा बना के इन्होंने सरकार के सामने दिया था कि मैं 100 पॉइंट ये मेरे हैं जिससे मैं नेपाल को स्वर्ग बना दूंगा। कैसे कि 60 दिनों के अंदर डिजिटल सर्वे होगा और 1000 दिनों के अंदर सुकुम्बा की समस्या को हल कर देंगे, मतलब उनको हम कहीं ना कहीं बसा देंगे, दूसरी जगह इनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, इनको नौकरी पैसा सब मिल जाएगा। ये था, लेकिन सरकार को अभी कितने दिन हुए, 100 दिन। और 100 दिन में सरकार क्या कह रही, हमने 70 से 75% तक काम सारे कर डाले हैं। लेकिन वहां की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग तरीके की रिपोर्टें जो आ रही हैं, वो बता रही हैं 20 से 25 काम लगभग सरकार के द्वारा किए गए हैं, बाकी सब अभी चल ही रहे हैं। तो सरकार किस तरीके से दोगला बर्ताव कर रही है। अब उसके बाद क्या है, 100 दिन का प्रोपेगेंडा कर रहे हो, लेकिन इन सुकुम्बावासी का आपने क्या किया। वो गणेश नाम का युवा जिसने आत्मदाह कर लिया, उससे और ये सुकुम्बावासी की समस्याओं से तो लगता है कि 100.1 आपके सरकार में आने का सिर्फ एक तरीका था, बाकी आप पूरी तरीके से विफल रहे हो नेपाल की जनता की भलाई के लिए कुछ कार्य करने के लिए। दूसरी बात है, सरकार ने क्या कहा था कि बिना बल प्रयोग के हम काम कर रहे हैं, मानवीय आधार पर सारा काम कर रहा, लेकिन वहां पे पुलिस की बर्बरता इस कदर बढ़ गई है कि नेपाल के युवाओं के अंदर पूरी तरीके से बालेन शाह के लिए गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा। आगे क्या हो सकता है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या जनजीव प्रोटेस्ट ये बढ़ेगा कि बालेन शाह इस पे कुछ काम करेंगे, तुरंत एक्शन में आएंगे, लोगों को जो वहां पे बुलडोजर चल रहा है उसको रोका जाएगा, पहले एक स्थायी समाधान होगा, वेरिफिकेशन होगा, तब काम होगा। क्योंकि मेरी तो राय है पहले वेरिफिकेशन करा लीजिए, एक आशियाना बना लीजिए, तब जाके कहीं पे विस्थापित करिए। अगर आपको सीखना है तो हमारे यहाँ योगी जी से सीख लीजिएगा। योगी जी के द्वारा क्या किया जाता है, जहाँ पे बुलडोजर चलता है उससे पहले एक स्थायी व्यवस्था रखते हैं कि भैया यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी जगह ले जाएंगे। कहीं आपने नहीं सुना होगा प्रदर्शन चल रहा है कि हमें घर नहीं मिला, सीख लीजिएगा। इसके साथ साथ क्या है कि हमारा चैनल है ये विद्यालय ग्लोबल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वीडियो शेयर करिए। नमस्कारम।